दो तीन चीजें हैं जो जरा दर्शकों को भी समझा दीजिए। एक तो दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि इस देश में 2019 के चुनाव में बीएसपी का चौथी सबसे बड़ी पार्टी अभी भी है। वो इतना सब कुछ कम हो जाने के बाद भी चौथी बड़ी पार्टी है। 2.5 करोड़ के 2 करोड़ से ऊपर, 2.25 करोड़ से ऊपर वोट मिलते हैं। पहली चीज तो ये तो, और वो केवल उत्तर प्रदेश नहीं, उनका इफेक्ट सारी जगह पे है। दूसरा यह है कि देश में अब इस समय बाइनरी बन रही है, मोदी जी या मोदी जी के विपक्ष में कोई पार्टी। तो हर पार्टी को या तो मोदी जी को पकड़ना है या इस तरफ किसी अलायंस के साथ रहना, ऐसा लगता है। तीसरा मुझे यह लगता है डॉक्टर रविकांत, कि अगर आपको याद हो, हम लोग 1-1.5 साल से कोई हमारे पास कोई खबर नहीं थी, लेकिन पॉलिटिक्स को सीधे सीधे समझने के लिए ऐसा लगता था कि नेचुरल अलाई मायावती जी के लिए इंडिया गठबंधन ही रहेगा। नेचुरल अलाई की बात कर रहा हूं, वो बाद में कुछ भी हो। अब मुझे एक चीज ये लगती है कि इस समय जैसी स्थितियां हैं, यही एक ऐसी जगह है जहां पे, मतलब मैं थोड़ी दूर की बात इसलिए कर रहा हूं, लोगों को ये अजीब सा लगेगा, लेकिन मैं फिर भी कहूं, मायावती जी अगर प्रधानमंत्री इस देश की बन सकती हैं तो इंडिया अलायंस में रह के ही बन सकती हैं। वो एनडीए अलायंस में ना आज, ना कल, ना परसों, ना 2 साल बाद, ना 10 साल बाद, ना अमृतकाल के बाद वो एनडीए अलायंस में नहीं बन सकती हैं प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि इंडिया अलायंस में अगर वो आती हैं और वो कुछ भी सीट लाती हैं, मैं अभी सीट के नंबर पे, ताकत पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा आता है कि भाई सबको मिलकर तय करना है, तो जो सहमति सबसे ज्यादा बन सकती है वो मायावती जी का ही नाम एक कॉमन फैक्टर हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो साहब इस उसमें, क्योंकि ये विन विन है सबके लिए, ये विन विन है कांग्रेस के लिए, विन विन है बीएसपी के लिए। और उत्तर प्रदेश में एक जगह जो मुझे हरदम लगता था कि मैं ईस्टर्न यूपी के बारे में बिल्कुल ठीक से जानता हूं, चंद्रशेखर रावण की ईस्टर्न यूपी का ऐसा कोई गांव नहीं है, यहाँ पे शिवाजी भाई साहब और मनोज जी बैठे हुए हैं ईस्टर्न यूपी के, हर गांव लेवल तक वो भीमसेना है। मतलब वो गांव गांव लेवल तक उनका ऑर्गेनाइजेशन है। कितना वोट पाएगा नहीं पाएगा वो एक विषय हो सकता है, लेकिन पिछले 5 साल से वो लोग एक्टिव हैं। तो ये सारी ताकत एक जगह आने से एक ओवरऑल नैरेटिव बहुत सेट होगा। मैं डॉक्टर रविकांत, मायावती जी की बात और उधर थोड़ा चिराग पासवान की भी बात आपसे एक बार समझना चाहूंगा, डॉक्टर रविकांत। देखिए, जहां तक मायावती की बात है, और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो उनका नेचुरल अलायंस है वो इंडिया अलायंस ही है। और मुझे लगता है कि अगर वो अलायंस में जाएंगी तो 100% इंडिया अलायंस के साथ ही जाएंगी। ये उनमें हिम्मत नहीं है कि वो बीजेपी के साथ खुल करके जाए। और जितनी ही विश्वसनीयता के साथ जो बात मैं कहता हूं कि ये मोदी शाह में हिम्मत नहीं है कि उनको सलाखों के पीछे डाल सके, और उतनी ही बात मैं कह रहा हूं कि मायावती में हिम्मत नहीं है कि वो बीजेपी के साथ खुले तौर पर चली जाए। तो डेफिनेटली जो भी अलायंस है वो इंडिया अलायंस है उनके लिए। और जो दूसरी और महत्वपूर्ण बात आपने की कि एकदम खुला हुआ है विकल्प उनके सामने, और वो पीएम हो सकती, कैंडिडेट का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो भी परिस्थितियां होंगी उसमें वो प्रधानमंत्री हो सकती हैं आपसी सहमति से, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, मायावती बेहद हार्ड बार्गेनर है और आखिरी दम तक वो अपने पत्ते नहीं खोलते, ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। मुझे लगता है कि अंदर खाने बातचीत चल भी रही है, और उसके दो बड़े संकेत हैं कि इतनी सारी बातें हम लोग कर रहे हैं कुछ सूत्रों के हवाले से, मायावती ही ने अभी तक उसको डिनाई नहीं किया, नंबर एक। नंबर दो, उत्तर प्रदेश में जो सीटें अखिलेश यादव ने दी और जो कांग्रेस ने एक दो घोषित की, इसके अलावा अभी उसके बाद एक भी सीट घोषित नहीं की गई, कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया, और ये लंबे समय से चुप्पी है। अखिलेश यादव ने जो पहले रामगोपाल यादव ने कहा था कि अगर वो आती हैं तो हम कुछ विचार करेंगे, इस समय हालात ये है कि मायावती के आने के संदर्भ में अखिलेश यादव भी खुश नजर आते हैं। इसका मतलब है कि अंदर खाने बहुत सारी बातें हो रही हैं, और ये दोनों की जरूरत है। जितना इंडिया अलायंस को मायावती की जरूरत है, उतना ही मायावती को भी इंडिया अलायंस की जरूरत है। और इसलिए मुझे लगता है कि देर सवेर, और देर का मतलब है कि आचार संहिता लगने के 2-4 दिन पहले या ठीक एक आध दिन
बाद ये ऐलान होगा और इसमें जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है वो है श्रीमती सोनिया गांधी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सोनिया गांधी जितना उन्हें स्नेह करती हैं, जितना उनके प्रति सम्मान रखती हैं और जितना मायावती उनको मानती हैं, शायद कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। मुझे वो बार-बार पिछले 2019 के इलेक्शन के पहले की तस्वीर याद आती है बेंगलोर की, जहां पे मायावती और सोनिया गांधी जिस तरह से मिल रही थी, तो वो एक केमिस्ट्री है। तो डेफिनेटली उनको आना इधर ही है अगर वो कहीं जाती हैं तो, और अकेले अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो ये भी 100% है कि मायावती का कहीं ये आखिरी चुनाव ना साबित हो जाए। जब इस बात को हम लोग समझ रहे हैं तो जो 4 बार मुख्यमंत्री रहा, जिसने लोगों के बीच से राजनीति शुरू की, वो कैसे नहीं समझ रहा होगा। तो डेफिनेटली मायावती भी उस बात को समझ रही होगी। दूसरा, अगर मायावती इंडिया अलायंस के साथ आती हैं तो जो अभी जयंत चौधरी गए या नीतीश कुमार गए, सबसे ज्यादा तो नीतीश कुमार के जाने के बाद सवाल खड़े हुए थे, ये सवाल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि मायावती का प्रभाव सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है और आप उनको केवल वोट परसेंटेज के आधार पर भी नहीं आंक सकते कि अभी 13% है, पिछली बार 18 18.5% था। उनकी जो पैन इंडिया अपील है वो थोड़ा सा अगर उनको संकेत मिलता है तो मायावती उत्तर प्रदेश से लेकर के तेलंगाना तक और कर्नाटक से लेकर के और पंजाब तक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन तमाम राज्यों में 1%, 2%, 4%, 5% वोट प्रभावित करने की वो काबिलियत और हिम्मत रखती है। और तीसरी बात, जो केमिस्ट्री बनेगी वो अद्भुत होगी। अभी जो मोदी जी, वैसे भी मोदी जी का नैरेटिव कोई काम नहीं कर रहा। मंदिर वाला था वो भी चला गया, अब वो परिवार वाला है, उसमें भी भाई लोगों ने सेंध मार दी कि असली फैमिली तो आपकी क्या है वहां बैठी हुई। तो एक भी नैरेटिव मोदी जी का चल नहीं पा रहा है। अभी महंगाई और बेरोजगारी पर सबसे ज्यादा जोर राहुल गांधी दे रहे हैं और सामाजिक न्याय की राजनीति लालू और तेजस्वी की तरफ से उधर से निकल करके आ रही। ये दो नैरेटिव समानांतर बहुत तेजी से चल रहे हैं। अगर मायावती इसमें आती हैं तो उसके बाद सोशल जस्टिस का पूरा व्यापक दायरा और जो दलित चेतना है, दलित जो एस्पिरेशन है, जो पिछले 10 साल में पूरे देश में जिस तरीके से सामाजिक आंदोलन हुए, जगह कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन कहीं गोष्ठी ना होती हो, भले ही 50 लोग बैठे हों। तो जमीन पर जो काम हुआ है इस बीच में, वो भी नॉन पॉलिटिकल लोगों के जरिए हुआ है, जिन्होंने बार बार ये याद दिलाई कि डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते थे कि अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो दलितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगी। अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो ये अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर साबित होंगे। और ये 10 साल में उन दलितों ने देखा भी। तो दलित और मुस्लिम खास करके जो एकजुटता दिखाई पड़ रही है और ये जो केमिस्ट्री होगी, वो केमिस्ट्री अद्भुत काम कर सकती है। और फिर मुझे लगता है कि वो 370 और 440, 420 जो भी मोदी जी बोलते रहे, सच्चाई ये है कि वो अपने उस आंकड़े को भी नहीं छू सकते जिससे उनकी सरकार बन जाए। और मैं समझता हूं कि 200 से ज्यादा की पोजीशन में नरेंद्र मोदी नहीं होंगे ये केमिस्ट्री बनते हुए। और फिर कोई भी नैरेटिव कामयाब नहीं हो सकता नरेंद्र मोदी का। ये होगी मायावती की ताकत, मायावती के आने का मतलब, और मायावती के सामने एक बड़ी जो संभावना होगी कि उन्हें सहमति से प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है। और वो ख्वाब भी पूरा हो सकता है जो अंबेडकर ने कभी देखा था, जो कांशीराम ने देखा था, कि वो दिन कब आएगा जब एक दलित लाल किले से तिरंगा फहराएगा। ये इंडिया के पास, जिस इंडिया गठबंधन के पास जिस तरह के लोग रहेंगे जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जिस तरह से भाई कर्नाटक का हमें यहाँ नहीं पता था, हमें नहीं पता था प्रोफेसर साहब कि कर्नाटक में सिद्धारमैया ने जिस तरह से वहां के सामाजिक न्याय के लिए अक्रॉस दी बजट उन्होंने 25% एलोकेट किया है। मतलब एक बड़ा काम किया है जो हम लोगों को पता ही नहीं है यहाँ नॉर्थ इंडिया में। आपको लगता है कि ये जो मारक क्षमता इंडिया की है वो कई गुना बढ़ जाएगी? वो सिर्फ एक आदमी के आने की बात नहीं है,
वो केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री बोलते हैं, मुझे लगता है कि वो शायद फिजिक्स भी हो जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी, उसका मारक क्षमता, उसका सारी कई गुना बढ़ेंगी। तो वो 1+1 2 नहीं होगा, वो 1+1 11 से ज्यादा हो जाएगा। प्रोफेसर रविकांत, आप मायावती के बारे में ही बात कर रहे हैं ना? मैं शायद छूट गया था, मेरा नेटवर्क कुछ कमजोर मायावती था। जी, खड़गे जी, ये चिराग मतलब एक जो पूरी व्यवस्था है, अगर सिद्धारमैया जिस तरह से वहां अलग जगाए हुए हैं कर्नाटक में, जो बड़ा काम हो रहा है, जो हम लोगों को पता नहीं है यहाँ पे। जी जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बिहार में भी जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं अब, चिराग पासवान और एक और कुशवाहा, वो भी उपेंद्र कुशवाहा, वो भी मुझे लगता है एनडीए को छोड़ करके अब इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे। और तेजस्वी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस समझदारी के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा ऑफर किया है चिराग पासवान को। वो चिराग की अहमियत को समझ रहे हैं इंडिया अलायंस के साथ, और वो एनडीए में जाते हैं तो नीतीश कुमार तो ऐसे ही चेक लगाए बैठे हैं, वो वहां पे ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली हैं चिराग को इस बार। तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो पिछली अदावत है, वो एनडीए के लिए भितरघात करने में मुझे लगता है कि बड़ी काम करेगी। और इसीलिए तेजस्वी ने चिराग पासवान को सीधा ऑफर कर दिया है, और वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि हमें किधर चलना है, हमारे पास स्पेस कहां है, तो वो उस तरफ आ रहे हैं। तो जो सामाजिक न्याय की राजनीति रही है, दलित, पिछड़ा और आदिवासी, और उसके सशक्तिकरण की, उसके अधिकारों को संरक्षित करने की, और राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या जो लोग भी इस समय सीधे मोदी के मुकाबले बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनका एक ही बात है कि लोकतंत्र और संविधान, इन दो को बचाना है। अगर संविधान है तो दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, अल्पसंख्यक, इनके अधिकार संरक्षित हैं। और अगर संविधान के साथ खिलवाड़ होता है, छेड़खान होती है, संविधान को अगर हटा करके दूसरा संविधान लिखा जाता है, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कह ही चुके हैं, लिख चुके हैं, तो वो एक जो खतरा है, उस खतरे के सामने ये जो छोटी छोटी ही सही लेकिन जो ताकतें हैं, वो अब एकजुटता की तरफ बढ़ रही हैं। और इसीलिए जिसको आप कह रहे हैं कि एक एक ये 11 होगा, डेफिनेटली ये एक बड़ा प्रभाव डालने जा रहा हो। इसलिए मैंने कहा ना कि नैरेटिव फिर मोदी का कोई कामयाब नहीं होने वाला है। आप ये देखिए कि कास्ट सेंसस का ही इशू एक राहुल गांधी ने उठाया, पहले नीतीश कुमार, तेजस्वी ने उठाया। ओबीसी के मुद्दे पर राहुल गांधी जितना घेर रहे हैं कि मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो करें क्या। राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला, तो जो लोग कहते थे ना कि सांप्रदायिक कार्ड चल जाएगा, मैं बार बार कहता था कि असल में जो भारत का डीएनए है, जिसको समझा आरएसएस और बीजेपी ने, जिसमें वो कामयाबी हासिल की कि ये जो कास्ट इक्वेशन बनाना है वो जरूरी है, और अगर ये आ जाता है सामने तो निश्चित रूप से उसी को सफलता मिलेगी। तो चाहे वहां चिराग पासवान हो, या उत्तर प्रदेश में मायावती हो, या वंचित अघाड़ी की बात कर रहे प्रकाश अंबेडकर हो वहां पे, या चंद्रशेखर हो यहाँ पे। चंद्रशेखर नौजवानों में बेहद लोकप्रिय हैं, लेकिन अभी भी अगर आप तुलना कीजिएगा मायावती बनाम चंद्रशेखर, तो जो दलित और खासकर जाटव वोटर है, वो मायावती के साथ आज भी खड़ा हुआ है, वो चंद्रशेखर के साथ अभी वोट के मामले में नहीं जा रहा है। तो ये एक चीज बनेगी, एक ऐसा घेरा बनेगा कि जिसको भेदना फिर नरेंद्र मोदी के लिए नामुमकिन हो जाएगा, नैरेटिव के स्तर पर भी और गठबंधन के स्तर पर भी। और जो चेहरे हैं, जो कई बार बात होती है कि साहब मोदी के सामने कौन, मोदी, मैं तो बार बार कहता हूं कि कम से 1 दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे हैं इंडिया अलायंस के पास जिनमें नरेंद्र मोदी से ज्यादा काबिलियत है, ज्यादा अनुभव है, ज्यादा संविधान और लोकतंत्र के प्रति समझदारी है। यहां जो चीज है वो यही है कि इसको तोड़िए, उसको फोड़िए, और संविधान की कोई चिंता नहीं करना है, लोकतंत्र की, लोकलाज की कोई चिंता नहीं। अगर इसको आप राजनीति कहते हैं, इसको आप सत्ता कहते हैं, तो अलग बात है। अदरवाइज अब असदुद्दीन ओवैसी को आप देखिए, क्या इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, संविधान के बारे में, लोकतंत्र के बारे में हमारे असहमतियां हो सकती हैं कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाते, किसको फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन आप उस नॉलेज को समझिए। बीजेपी में आप मुझे एक दिखा दीजिए इस समय
कि जिस आदमी को संविधान की जानकारी हो, लोकतांत्रिक परंपराओं, मूल्यों की, सिद्धांतों की जानकारी हो, वहां तो भाषण आप दिलवा सकते हैं कि आप महंगाई है तो मैं प्याज नहीं खाती, वित्त मंत्री जी कह सकते हैं। मेरा वो इंटेंशन कतई नहीं है कि नहीं मौका मिलना चाहिए, लेकिन मैं लोगों की बात कर रहा हूं कि लोगों का अभी भी ये मानना है कि चंद्रशेखर हमें प्रिय हैं, लेकिन अगर वोट डालने की बारी आती है तो वो बीएसपी के साथ जाते हैं ये। और बहुत सारी, अब मैं परतों को खोलना नहीं चाहता कि कौन कहाँ खड़ा है, वो उसके भी बहुत सारी चीजें हम लोग जानते हैं लेकिन बोलते नहीं। जी, और रही बात डॉक्टर अंबेडकर की, तो अंबेडकर साहब तो समान नागरिक संहिता भी चाहते थे। अगर आप उस बिंदु को छू रहे हैं तो मैं केवल बता रहा हूं। और उस पे संविधान सभा में 5-5 मौलवी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं साहब, आप तो बताइए, हमारा धर्म भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो नेहरू ने फिर छोड़ दिया उस मसले को कि चलिए ठीक है। और ये एक डेमोक्रेटिक तरीका है कि जब तक खुद मुस्लिम समाज नहीं चाहेगा तब तक हम इस पर बात नहीं करेंगे, तब तक हम इसके लिए तैयार नहीं होंगे। और डॉक्टर अंबेडकर ने तो 1955 में मुस्लिम समाज के बीच में ये कहा था कि अब आपकी ये एक जिम्मेदारी है कि आप दलितों के उत्थान के लिए काम करें। आज की तारीख में थोड़ी चीजें अलग हैं, लेकिन 55 में दलित बहुत बुरी कंडीशन में था और अंबेडकर ये उम्मीद देख रहे थे कि जो मुस्लिम एलिट है वो थोड़ी सी इनकी मदद करेगा। और मुझे लगता है कि अगर ये अंबेडकर के बात पर थोड़ा सा आगे बढ़ा गया होता तो आज जो अलगाव दिखाई पड़ता है या आरएसएस के लोग जिस तरह से दलितों को भरमाने का काम करते हैं वो नहीं हुआ होता। ये जो एकजुटता आज दिख रही है, वो एकजुटता अगर 55, 65 और 70 में दिखाई पड़ती तो आरएसएस किसी भी कीमत पर सफल नहीं हो पाता। तो उसके बहुत सारी परतें, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम उस लंबी बहस में नहीं जाना चाहते। और मैंने ओवैसी के इंटेलेक्चुअलिटी की तारीफ की है, उनकी प्रतिबद्धता की नहीं। वो तो मैंने उसमें इशारा भी किया था कि वो कहाँ खड़े होते हैं, ये एक अलग मसला है। मैंने उसी में तुरंत जोड़ दिया था। तो मैं तुलना ये कर रहा हूं कि बीजेपी में तो आपको कोई भी ऐसा नहीं दिखेगा। आप एक व्यक्ति मुझे बता दीजिए जिसको संविधान की, लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई जानकारी हो। वहां आप नारे लगवा लीजिए चढ़ाने के लिए। तो जो सिनेरियो है आज का, उसमें अगर ये इंडिया अलायंस इस तरह से मजबूत होता है और पूरे मूल्यों और सिद्धांतों के साथ और विश्वसनीयता के साथ, तो मुझे लगता है कि ये जो चुनौती गोदी मीडिया के जरिए बनाई जा रही है, आप मोदी जी का गुब्बारा बहुत फूला हुआ है, उस गुब्बारे में बड़े आसानी से सुई चुभोई जा सकती। वो 370 और 400, ये तो सिर्फ नैरेटिव। अगर 400 है, आप दक्षिण भारत में आप कितना लेकर के जा रहे हैं? और 370 या 400 का आंकड़ा तभी छुआ जा सकता है कि जब आप सारे राज्यों में उपस्थित हों। बीजेपी कई राज्यों में शून्य है। दक्षिण में चले जाइए, देख लीजिएगा कितना है। और ये जो इंडिया अलायंस होगा, उसकी उपस्थिति, जो अभी सिंह साहब कह रहे थे कि सिद्धारमैया जो काम कर रहे हैं, पूरा सामाजिक न्याय के लिए बाकायदा अलग से एलोकेशन है। लेकिन हमारे यहाँ का जो बजट है केंद्र सरकार का, उसका देख लीजिए। जो एससी एसटी को फेलोशिप मिलती थी या जो सामाजिक कल्याण के लिए जितना बजट था, उसका मोर देन 60% केवल विज्ञापन पर खर्च हुआ। ये तो आंकड़े कहते हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए और दलितों, आदिवासियों के उत्थान के लिए साहब जो बजट आप दे रहे हैं, उसका 70% आपने विज्ञापन पर खर्च कर लिया। तो क्या विज्ञापन से केवल उत्थान हो रहा है? स्मृति ईरानी जी जो बड़ा महिलाओं की बात करती हैं, 3-3 बड़ी संस्थाएं उन्होंने खत्म करवा दी अपने मंत्रालय में। तो ये सारी स्थितियां हैं लोगों के सामने। और मुझे लगता है कि जैसे ही ये अलायंस बनेगा, बिहार में चिराग पासवान भी, इधर मायावती भी, तो और यहां से लेकर के खड़गे जी की जो पूरी पैन इंडिया इस समय उपस्थिति है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक बड़ा नैरेटिव भी पैदा करेंगी, एक केमिस्ट्री भी पैदा करेंगी और अर्थमेटिक भी। तो ये विनिंग कॉम्बिनेशन होगा और इसको क्रॉस कर पाना मोदी के लिए, इसको काउंटर कर पाना लगभग असंभव हो जाए।